खेतों में हरियाली हो, गाँव में खुशहाली हो। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं गंदरू भाई, मैं झुमकी बहन, आप सबको जोहार। जोहार। तो झुमकी बहन, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें और जैसा कि हम हमेशा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से, तो आइए किसान भाइयों देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। परती भूमि पर खेती के लिए बनाई गई है योजना। केंद्रीय अधिकारियों ने बीज निगम स्थापना का दिया निर्देश। औषधीय पौधा सतावर से किसान पा सकते हैं अच्छी कमाई। और अब समाचार विस्तार से। अपने राज्य में हजारों हेक्टेयर परती भूमि है। राज्य सरकार की कोशिश है कि परती भूमि पर खेती करके पैदावार में हजारों मीट्रिक टन की वृद्धि की जा सकती है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कृषि विभाग झारखंड द्वारा किसानों को परती भूमि पर खेती करने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 4,000 रुपये की आर्थिक मदद दे रही है। झारखंड में दो तरह की परती भूमि है। एक वो जिसे अभी कृषि योग्य बनाया जाना है, दूसरी वो जो कृषि योग्य है लेकिन अभी उस पर खेती नहीं हो रही है। राज्य के कृषि विभाग की कोशिश है कि इन दोनों प्रकार की परती भूमि पर खेती की जाए। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना चलाई गई, जिसके अंतर्गत परती भूमि पर खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 4,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। पहली किस्त में 2,500 और दूसरी किस्त में 1,500 रुपये दिए जाते हैं। पिछले दिनों केंद्र से आए वरीय पदाधिकारियों ने कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय अधिकारियों ने निर्देश दिया कि राज्य में जल्द से जल्द बीज निगम की स्थापना कर ली जाए ताकि किसानों को अच्छा और समय पर बीज मिले। गायों में होने वाला थनैला रोग थनों की संक्रामक बीमारी है। ये रोग गायों को गंदे, गीले एवं कीचड़ भरे स्थान में रखने से या थन में चोट लगने से होता है। गायों को इस रोग से सुरक्षित रखने के लिए गायों को थन में चोट लगने से बचाएं, पशु आवास को स्वच्छ रखें तथा दूध दूहने से पहले अपनी हाथ और गाय के थनों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर लें। थनैला रोग का टीका नहीं होने के कारण रोकथाम के अन्य उपायों पर समुचित ध्यान देना चाहिए। गाय के थनों को बाहरी चोट लगने से बचाएं। गाय घर के फर्श को सूखा रखें। समय समय पर चूने का छिड़काव करें और मक्खियों पर नियंत्रण रखें। दूध दूहने के लिए गाय को दूसरे स्वच्छ स्थान पर ले जाएं। दूध दूहने से पहले थनों को खूब अच्छी तरह से साफ पानी से जरूर धोएं। साबुन से अपना हाथ भी धोएं। दूध जल्दी से और एक बार में ही दूहें, ज़्यादा समय न लगाएं। राज्य के किसान औषधीय पौधा सतावर की खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान सतावर से अच्छी उपज पाने के लिए सतावर के उन्नत प्रभेद IC 471900, 471903, IC 471905, IC 471907, IC 471908 और IC 471923 लगाएं। औषधीय पौधा सतावर आंखों के लिए हितकर है। साथ ही ये शुक्रवर्धन, डायबिटीज नियंत्रण और बलवर्धक टॉनिक के रूप में भी काम में लाया जाता है। गुणकारी और उपयोगी होने के कारण ही बाजार में इसकी बहुत अच्छी मांग है। सतावर की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 12 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है और अच्छी उपज वाले उन्नत प्रभेद हैं IC 471900, IC 471903, IC 471905, IC 471907, IC 471908, 923, 924 और JS 1। वैभव हंसिया फसल काटने के काम में आता है। इस दांतेदार हंसिये में ब्लेड, टैंक और हैंडल के भाग होते हैं। इसका ब्लेड मध्यम कार्बन स्टील या कम मिश्रित स्टील का बना होता है। वैभव हंसिया पारंपरिक हंसुआ से बेहतर कटाई करता है। किसान आमतौर पर फसल कटाई के लिए पारंपरिक हंसुआ का इस्तेमाल करते हैं। कार्य दक्षता के आधार पर पारंपरिक हंसुआ से बेहतर कटाई करने वाला हंसिया इजाद किया गया है, जिसका नाम है वैभव हंसिया। इसकी दांतेदार बनावट और हैंडल ऐसा है कि काटने में सहूलियत भी होती है और हाथ भी जमीन से नहीं सटता है। इसकी कार्य क्षमता 20 से 25 डिसमिल प्रतिदिन है। अब बारी है एक सफल किसान से मुलाकात की।
आज हमारे साथ एक ऐसे किसान महेश्वर सिंह बिंझिया जुड़े हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन तो नहीं है, लेकिन जो भी है उपजाऊ है। अभी ये लो टनल विधि से सब्जी की खेती कर रहे हैं। यही वजह है कि ये अपनी सभी सब्जी से दुगुनी उपज पाते हैं। नामकुम प्रखंड के सरई टोली गांव के रहने वाले महेश्वर सिंह बिझिया ये सब्जियों की उन्नत खेती करने के लिए जाने जाते हैं। ये अभी सब्जियों की खेती में लो टनल तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तकनीक की खासियत है कि फसल जल्द तैयार हो जाती है, जिससे महेश्वर बिझिया को अच्छा मुनाफा होता है। इसमें लो टनल तकनीक में मैं 22 जनवरी को कद्दू और खीरा, करेला इस सब का खेती लगाया है, जिसमें प्लास्टिक मैन मिल्चिंग की 23 जनवरी को, और ये 8-10 दिन के बाद मेरा जर्मिनेशन हो गया है और ये करीब मार्च पहला सप्ताह तक मेरा फसल तैयार हो जाएगा। इसमें मेरा अनुमान है कि कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपया कमाने की उम्मीद है। मेरा खेती से ही परिवार का आर्थिक जीवन यापन हो रहा है इसमें। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8.1 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची के विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2050 रुपए, चावल मध्यम 2100 रुपए से 2200 रुपए, चावल उत्तम 2250 रुपए से 2500 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1650 रुपए, चना 4800 रुपए से 5100 रुपए, दाल अरहर 6700 रुपए से 7000 रुपए, दाल मसूर 4400 रुपए से 4600 रुपए, दाल चना 5900 रुपए से 6000 रुपए, सरसों तेल 10,000 रुपए से 10,150 रुपए, चीनी 3,300 रुपए से 3,400 रुपए, आलू 670 रुपए से 725 रुपए और प्याज 1,800 रुपए से 2,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। बहुत बढ़िया। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारी हासिल की, जिसमें था खेती बाड़ी के बारे में, मंडी के भाव के बारे में और मौसम के मिजाज के बारे में। बिल्कुल। और खेत दुल्हन की तरह सजी हुई है। बिल्कुल। हमारे आगे पूरे गेहूं की खेती है और हमारे पीछे ये तीसी की खेती बिल्कुल खेतों में लहलहा रही है और किसान भाइयों के खेतों में भी फसल लगा हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि किसान भाई बहुत अच्छे से उसका उत्पादन भी करेंगे। लेकिन किसान भाइयों, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है,
तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। तो चर्चा जारी है हमारी, है ना? बिल्कुल चर्चा जारी है और जारी रखेंगे, लेकिन हमें लगता है कि अभी किसान भाइयों को जानकारी देना चाहिए कि किस तरह से हम फसलों की जो देखभाल है वो करें। बिल्कुल, किस तरह से फसलों का रख रखाव करना चाहिए। साथ में अगर हम कीटनाशी का प्रयोग करते हैं तो उन कीटनाशी का भी रख रखाव कैसे करना चाहिए, उसका प्रयोग किस तरह से करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी हमें किसान भाइयों को भी उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए हम जानकारी लेते हैं। हम सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे। अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। साथ ही इस वाहन का उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं के रखने के लिए ना करें, अन्यथा इसके विषैले प्रभाव के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी-कभी तो इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कीटनाशक को घर से दूर स्टोर करें और उस जगह को ताला लगाकर रखें जहां कीटनाशक रखा गया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर संलग्न पत्रक पर लिखी जानकारी अवश्य पढ़ें और इसकी उचित खुराक का ही इस्तेमाल करें। ये भी जरूरी है कि हम कीटनाशक की उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसकी कम या ज्यादा मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशकों का घोल तैयार करते समय व उनके छिड़काव के समय हमेशा याद रखें कि बच्चे और जानवर इसकी पहुंच से दूर रहें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कीटनाशक घोल बनाने के बाद इसका इस्तेमाल शीघ्र कर लें, अन्यथा इसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। कीटनाशक की मशीन व अन्य उपकरणों की जांच करने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही अपने शरीर को कपड़ों से जरूर कवर कर लें। कीटनाशक को स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रन आदि। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कीटनाशक का छिड़काव बरसात आने की संभावना के समय या बरसात के एकदम बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक का असर इन दिनों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कीटनाशक के छिड़काव के समय खान पान ना करें और ना ही धूम्रपान का प्रयोग करें, अन्यथा कीटनाशक आपके शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाने की चीजें खेत पर ना रखें, अन्यथा कीटनाशक के प्रयोग से खाद्य वस्तुएं भी विषैली हो सकती हैं, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यदि कीटनाशक का छिड़काव करते समय इसके जहर के संकेत शरीर पर दिखने लगे तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के जरिए इस और जांच कराते समय डॉक्टर को खाली कीटनाशक के डिब्बे को अवश्य दिखाएं, ताकि उसके प्रभाव का उचित ढंग से निदान किया जा सके।
कीटनाशक का छिड़काव की गई भूमि पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाएं ताकि बचा जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद डिब्बे को तोड़कर बंजर भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर न कर दें। कीटनाशक का उपयोग करने के उपरांत व भोजन करने से पहले हाथ और मुंह साबुन से अवश्य धोएं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कीटनाशक हमारी त्वचा और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर में प्रवेश करने से सांस लेने की समस्या के साथ साथ शरीर के अंदर भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। जी हाँ, यदि हम खेती बाड़ी करते समय सही व उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग बचाव के तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो न केवल हम अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे बल्कि विकास और खुशहाली लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये सब संभव होने लगेगा यदि हम सभी कृषि की छोटी छोटी लेकिन उपयोगी नीतियों और पद्धतियों का इस्तेमाल आधुनिक ढंग से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उचित जानकारी के साथ चलने में ही समझदारी है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो आज क्या ख्याल है, कारू दादा और मंगरा दादा यहाँ आने वाले हैं या हमें चलना होगा उनके पास? हमें तो लगता है कि हमें चलना चाहिए। कारू दादा और मंगरा दादा हमारा इंतजार कर रहे होंगे और किसान भाइयों को भी इंतजार है कि जल्दी जल्दी से उनको जानकारी उपलब्ध कराया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्योंकि कारू दादा और मंगरा दादा के साथ हमारे सभी किसान भाई ढेर सारी जानकारी प्राप्त करते हैं ना। बिल्कुल, तो चला जाए। चलिए। अच्छा, बकरी ककरी खाती है? हाँ, जरूर खाती है। ये तो अच्छा बात है, लेकिन अच्छा है वो सुने बीमारी बकरी को होता है, उसका इंडोनेशिया नाम बोलता है। नहीं भाई, उसको इंडोनेशिया नहीं बोलते हैं। हाँ। इंडोसेप्टिया बोलते हैं। इंडोसेठिया। अच्छा, आने दीजिए, अभी आने वाला है ना। गंदरू भाई और झुमकी बहन। गंभीर चर्चा आप लोग कर रहे हैं। गंभीर चर्चा से तो कभी कभी हंसी भी लगने लगता है। कि अच्छा, एक तो बीमारी होता है बकरी को, उसको इंडोसेठिया बोलते हैं कि इंडोनेशिया? नहीं, वो सब कुछ नहीं, हम बात बोल रहे हैं कि उसको इंडोसेप्टिया बोलते हैं। इंडोसेप्टिया, इंडोनेशिया, अरे आप लोग तो हम लोग को कंफ्यूज कर रहे हैं भाई। कहाँ कंफ्यूज? इसमें आप लोग ओ, अरे अभी समझे दादा। इंडोटॉप्सेनिया, यही बात देखिए। तभी समझ गई थी कि किस बारे में कहने जा रहे हैं। अच्छा, अभी लोग कहाँ इंडोनेशिया और इंडोपेशिया का। तो हाँ बोलिए। तो ये बीमारी का होता है, कैसे होता है, और अगर हो जाए बकरी सबको तो इसका कैसे उपचार हो, कैसे इलाज हो, इसके बारे में थोड़ा हम लोग को बता देते तो। चलिए, आप लोगों के साथ साथ हम अपने किसान भाइयों को भी बताना चाहेंगे कि किसान भाइयों, अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं और आपकी बकरियों में इंडोटॉप्सेनिया रोग अगर लग जाता है तो उसका उपचार कैसे करेंगे और इंडोटॉप्सेनिया रोग है क्या, इन तमाम बातों की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। झुमकी बहन, कौन है हमारे विशेषज्ञ? आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जी। सबसे पहले ये बताएं कि इंट्रोटॉक्सीमिया बीमारी है क्या? इंट्रोटॉक्सीमिया बीमारी जो मुख्यतः भेड़ों और बकरियों में होने वाली जीवाणु से होने, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। वो ये ज़्यादा मतलब कि कोलेस्ट्रीडियम परफेंजेस से कोलेस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होती है, उससे होती है। तो ये जनरली क्या होता है कि भेड़ों और बकरियों के शरीर में अंदर में वो हमेशा मिलता रहता है, हमेशा पाया जाता है। तो जैसे ही कुछ स्ट्रेस आता है, तनाव में आता है, या खाना की कमी हो गया, या ठंड अधिक बढ़ गई, या कोई भी कारण गर्मी अधिक बढ़ गया, तो उस समय में इसके जो शरीर में अंदर जो जीवाणु मौजूद रहते हैं तो वो तुरंत उसको फैलने की क्षमता बढ़ जाती है और वो तुरंत फैलता है और उससे एक टॉक्सिन निकलता है, जहर टाइप की चीज़ निकलती है और उससे बीमारी उसकी होती है। खास करके झारखंड के परिवेश में जहाँ की मौसम में बदलाव हर 3-4 महीने के बाद देखा जाता है, ऐसे में हम भेड़ बकरियों को कैसे रखें, कैसे उनकी देखरेख करें? डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि यहाँ का जो मौसम है वो कभी बहुत गर्मी होती है, कभी बहुत ठंडा होता है। अब जैसा कि पहले भी बता रहे हैं कि जब मौसम में बदलाव आता है तब ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो ऐसे समय में हम देखरेख कैसे करेंगे? ये जो आपने कहा कि
वो मौसम में बदलाव के कारण होता है, जो मैंने भी पहले बताया कि उसके कारण तनाव आ जाता है, या फिर चारा की कमी हो गया, या किसी तरह से के सर्दियों में जैसे चारे की कमी हो जाती है, चारागाह में चारा नहीं रहता है, तो उस कमी के कारण, फिर ठंड के कारण, फिर गर्मी में अधिक गर्मी के कारण जो तनाव आ जाता है, उसके कारण स्ट्रेस जो कहते हैं हम लोग, उसके कारण ये बीमारी होती है। तो वो जैसे आपने प्रश्न किया कि इसकी देख रेख, तो देख रेख से पहले हम उन लोग के कुछ लक्षण जान लें, चाहे किस तरह की बीमारी होती है उसके बारे में जान लें। तो किसान भाइयों के लिए जानना जरूरी है कि ये जो होती है 3 तरह की बीमारी होती है। इसमें मुख्यतः 3 तरीके होती है, वैसे तो 6 तरीके की होती है, लेकिन मुख्यतः जो किसान भाइयों के लिए जानकारी के लिए चाहिए वो 3 तरीके की होती है। तो उसमें पहला जो उसका टॉक्सिन निकलता है, उससे जॉन्डिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जॉन्डिस हो जाएगा, पीलापन हो जाएगा, उसमें लगेगा कि मतलब कि लीवर यकृत खराब हो गया है। तो उसमें जॉन्डिस बहुत तेज़ी से फैलता है, और उसमें फिर क्या होता है कि वो खाना नहीं लगता है, और उसके बाद मृत्यु दर बढ़ जाती है। दूसरा होता है कि लैम्प डिसेंट्री। दूसरा लैम्प डिसेंट्री होता है, मतलब कि उसको डायरिया होने लगता है। तो डायरिया होता है तो वो पतला पैखाना काफ़ी होगा। तो ये लैम्प में मतलब छोटे इसमें होता है, मेमने में बच्चों में, भेड़ के और बकरियों के बच्चों में ये होता है। तो इसमें डिसेंट्री मतलब कि पतला पैखाना, काफ़ी पानी निकल जाता है, वो म्यूकस जो अंदर का पेट के अंदर के आंत के अंदर के जो लाइनिंग होते हैं वो निकल जाते हैं, तो जिसके कारण पूरा वो डैमेज हो जाता है और फिर खाना नहीं खाता है, और उसके बाद मृत्यु दर उसमें लैम्प में मतलब कि मेमनों में मृत्यु दर बढ़ जाती है। तीसरा उसका जो होता है वो होता है कि ये उसमें जो मेमने होते हैं वो अचानक उछलेंगे, मतलब ऐसे आराम से खुलते रहते हैं। फिर उसके बाद जब बीमारी आती है, टॉक्सिन आती है, मतलब बहुत एक्यूट केस में होता है, तो अचानक ऊपर उछलते हैं, गिर जाते हैं, और फिर उनमें मतलब अनकॉन्शियसनेस, मतलब कि ये कॉन्शियस मतलब क्षमता, ये मतलब ये सुस्त हो जाते हैं। हाँ, सुस्त या ये बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस बेहोश हो जाते हैं, और उसके बाद वो उठ नहीं पाते हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अचानक किसान भाई देखेंगे कि खेल रहा है, अचानक खेल रहा है, और उसके बाद फिर उछला, और उसके बाद वो मर गया, मर जाता है। इंट्रोटॉक्सीमिया बीमारी, ये इंट्रोटॉक्सीमिया बीमारी के जीवाणु के कारण, बैक्टीरियल बीमारी है, वायरल नहीं है, बैक्टीरियल बीमारी है, इसके कारण ये होती है। जी डॉक्टर साहब हमें ये बता रहे हैं कि आप बैक्टीरिया जो है वो अंदर में होती है, और इसके कारण जो मौसम में परिवर्तन आता है ऐसे में उनकी सक्रियता बढ़ जाती है, और इससे ये बीमारी बढ़ रही है। कुछ लक्षण डॉक्टर साहब ने हमें बताया, तो आइए हम ये भी जान लें कि इन रोगों से निदान कैसे पाया जा सकता है। डॉक्टर साहब आप हमें बताएं कि जैसे कि मैंने पहले भी पूछा था कि कैसे देखभाल करें, और क्या दवाइयाँ उपलब्ध हैं, या फिर हम पहले से ही सतर्क रहें? हाँ, पहले से सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों के लिए। ये ज़रूरी है कि वो इसके एक टीका उपलब्ध है हमारे वेटनरी में, तो वो टीका वो लगवा सकते हैं, और उनको लगवाना चाहिए। 1 ml टीका है, वो अगर वो लगवा लें, हर साल लगवा लें, तो वो बच्चे मतलब बड़े जो जानवर हैं उनके बचाव कर सकते हैं। और दूध के द्वारा वो टीका का अंश थोड़ा सा वो चला जाता है बच्चों में, तो वो 3 महीने तक आप बच्चे भी उससे बच जाते हैं। तो जैसे ही बच्चे 3 महीना से ऊपर के हुए, तो फिर इनको भी टीका कर दें, और हर साल टीका करते रहें, तो इससे बीमारी नहीं होगी। और बीमारी नहीं हो, और इसमें मृत्यु दर अधिक है, जो खासकर भेड़ों में इसमें मृत्यु दर काफ़ी अधिक है, तो वो ये भेड़ में मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो वैक्सीनेशन अगर टीकाकरण करेंगे तो ये बच जाएंगे। और टीका का उपलब्ध है हमारे लोकल मार्केट में, कहीं पर भी आप जाकर इंट्रोटॉक्सीमिया वैक्सीन के नाम से ये टीका उपलब्ध है, और इसको आप दे सकते हैं। दूसरा है कि इसमें साफ़ सफाई का ध्यान काफ़ी रखना पड़ता है। आप अपने जो घर बनाते हैं उसमें हवादार घर बनाएं, और रोज़ साफ़ सफाई करें, और जितने ये जो ज़मीन उसका बनता है बकरी या भेड़ रखने के लिए, तो उसका थोड़ा सा ढलान बनाएं, जिससे कि पानी का रुकने की क्षमता उसमें न रहे।
पानी गिरता है वो, और दूसरा है कि वो जो यूरिनेट करता है, पेशाब जो करता है, वो भी ढल के बाहर निकल जाए। तो उसका निकासी का व्यवस्था अच्छी तरह से करें और घर हवादार बनाए, साफ सुथरा घर रखें, तो इस बीमारी को होने का मतलब उसमें तनाव फिर नहीं आएगा, स्वस्थ रहेंगे, तो फिर ये बीमारी होने की संभावना कम रहती है। डॉक्टर साहब हमें ये बता रहे हैं कि आप तनाव को कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, उनके रहने के स्थान में पानी ना लगे, खास करके जो वो मूत्र होते हैं, मूत्र में भी आप जो है उसकी निकासी की पूरी व्यवस्था कर सकें। आशा करती हूँ डॉक्टर साहब द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और इनके द्वारा दी गई जानकारी से लाभान्वित होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, हम बुझ गए इंडोटॉक्सिनिया। बड़ी खतरनाक बीमारी है। अगर बकरियों में लग जाता है तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बकरी के बच्चों पर पड़ता है। हाँ, तो आप तो हमको जो विशेषज्ञ साहब समझाएं तो बुझ गए बढ़िया से। मैंने कहीं भी हम लोग रोग के बारे में बात कर रहे थे, इंडो जुटा हुआ था, नाम भले गड़बड़ कर रहे थे। तो चलिए किसान भाइयों, आप लोगों को भी जानकारी मिल गई और हमें उम्मीद है कि इस जानकारी का लाभ आप अधिक से अधिक उठाएंगे। और झुमकी बहन, अब हमें लगता है कि हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है, तो हम अपने किसान भाइयों को अपना पता बता दें। जी हाँ, मैं आपका इशारा समझ चुकी थी। फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम दूरदर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांची रोड रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।